अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला दिया है। क्या है वो फैसला, रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, मध्यस्थता से सुलझेगा मामला। अयोध्या मामले में होगी मध्यस्थता। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थता के आदेश दिए। मध्यस्थता के लिए एक पैनल गठित किया। इस पैनल को 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया की शुरुआत करनी है और 8 हफ्ते में इसे खत्म कर रिपोर्ट देनी है। अगर खलीफुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस पैनल में जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह, श्री रविशंकर और श्री राम पंचू शामिल हैं। पैनल की अध्यक्षता जस्टिस खलीफुल्लाह करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये भी है कि पैनल द्वारा की गई चर्चा गुप्त रहेगी, जिसकी किसी तरह की कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। मतलब ये कि इस पैनल का कोई भी सदस्य इसकी किसी भी तरह की जानकारी मीडिया को नहीं देगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को मीडिएशन के लिए रेफर किया है और हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे। लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे, मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे। मध्यस्थता की कार्रवाई फैजाबाद में होगी, जिसके लिए यूपी सरकार फैजाबाद में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। ये हम लोग पहले भी कह रहे थे। या कोर्ट के फैसले के आधार पर कोई निर्णय आ जाता है तो उसके आधार पर रामलला मंदिर, उस पर भी हम लोग विरोध में नहीं है। तीसरा विकल्प हमने सदा कहा है कि जब समझौता और कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर संसद का रास्ता है, ना कानून बना करके रास्ता बनाने की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मध्यस्थ जरूरत के हिसाब से कानूनी सहायता ले सकते हैं। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि 3 पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बांटने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन के विवाद के समाधान को लेकर ये बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 सदस्यीय पैनल भी गठित किया और कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस और आरजेडी ने स्वागत किया है। अगर बैठ के हल निकाला जाए और हल निकल जाता है और देश में शांति बनी रहती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम लोग का बॉर्डर सिक्योर्ड नहीं है, देश में उथल पुथल है, इकोनॉमी का व्यवस्था ठीक नहीं है, परेशान है जनता। इस बीच में अगर एक नया मुद्दा आकर देश में लड़ाई के अंदर एक लड़ाई, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन आ जाती है तो ये तो हम लोग को किस अंत पे कंट्री को ले जाएगी कहा नहीं जा सकता। अगर मध्यस्थता हो जाती है, निष्कर्ष निकल जाता है, शांति बनी रहती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि समाज के सभी वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट की इन भावनाओं को समझेंगे और आपस में मिल बैठकर इसका समाधान ढूंढ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर हैं। पीएम मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भूमि पूजन किया और आज से इस क्षेत्र का नया नामकरण श्री काशी विश्वनाथ धाम हो गया। इस दौरान पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने यहां 5 खास शिलाओं को स्थापित किया, जिस पर बाबा विश्वनाथ का नाम अंकित है। और आइए सुनते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर।
काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। योगी जी ने यहां जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है, सेवा भाव से काम में लगी है। दिन रात इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करना, सबको समझाना, सबको साथ लेना, लोगों को भी समझाना, विरोधी और झूठ फैलाने वाले लोगों को भी काटना, उनकी बातों को काटना, बड़ा कठिन काम था। और किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को राजनीति का जरा सा भी रंग न लग जाए, इसकी पूरी चिंता करना, ये सारा काम अफसरों की टोली ने किया है। मैं सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है, उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता। मैं इस परिसर में जो इमारतें थी, जिसके मालिक थे अलग अलग लोग, कुछ लोग किराए पर रहते थे, उनसे आग्रह किया कि बाबा का काम है, अगर आप जगह छोड़ने को लोग तैयार हो जाएं। करीब करीब 300 प्रॉपर्टीज इतने कम समय में, और 2-4 लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहयोग दिया, सरकार की हर बात पे भरोसा किया और अपनी इस बहुमूल्य जगह को छोड़ करके बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, शायद मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दान ये परिसर में पहले रहने वाले लोगों ने किया है। और इसलिए मैं उनका भी यहां के सांसद के रूप में हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को अपना काम मान करके हमारा सहयोग किया और ये सपना पूरा हो रहा है। लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और इसी की बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने अपना आखिरी दांव चल दिया है, जिसके तहत लोक लुभावन 30 बड़े फैसले किए गए हैं। देश में आम चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी कर ली है। देश की भलाई, वहीं पीएम मोदी और एनडीए सरकार ने भी जनता को इस सरकार की नई और आखिरी सौगात देने में देर नहीं की। और ये राशि है 2021 करोड़ रुपए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में 30 बड़े फैसलों से राज्यों, क्षेत्रों और जनता को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई। यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। यूपी के फुरजा और बिहार के बक्सर में 1320 मेगावाट क्षमता वाले सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर काम होगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 624 मेगावाट क्षमता वाले कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की हरी झंडी दिखाई गई। 1 लाख बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़कर 1252 हो जाएगी।
इस प्रोजेक्ट में 1579 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी 12,50,000 बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं। 40,000 पूर्व सैनिकों को सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों, इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और समय पूर्व रिटायर हुए फौजियों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली की 1639 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के लिए 3 नई लाइनों को मंजूरी दी गई है। एरोसिटी के तुगलकाबाद आरके आश्रम से जनकपुरी वेस्ट और मौजपुर के मुकंदपुर मेट्रो लाइन पर काम होगा। चीनी मिलों के 2790 करोड़ के बैंक कर्ज पर ब्याज में सहायता दी जाएगी। इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। 45,000 परिवार कवर होते हैं और जिसमें जो एक्स सर्विसमैन प्लस उनके स्पाउसेस स्कीम के अंदर कवर होंगे। बक्सर बिहार में एक 1320 मेगावाट का, उसी प्रकार से खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए फंड को मंजूरी दी है। अपर्याप्त सेवा वाले हवाई अड्डों के विकास के लिए 4500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के चौथे चरण के लिए 6534 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है। साथ ही बाढ़ प्रबंधन और भूक्षरण रोकने के लिए 3342 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है। मोदी कैबिनेट ने अपनी आखिरी बैठक में सबका साथ सबके विकास के मोदी मंत्र को सार्थक करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। सीतामढ़ी के डुमरा थाने में पुलिस कस्टडी में पिटाई से 2 लोगों की मौत मामले में बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस पिटाई से दोनों की मौत की पुष्टि हो गई है। 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। डीएम ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टॉर्चर से दोनों की मौत की बात सामने आई है। इधर दूसरी तरफ सीतामढ़ी के एसपी ने मामले को लेकर कलेक्ट्रेट में हाई लेवल की बैठक की, जिसमें जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी और अधिकारी शामिल रहे। इसके साथ ही मामले में सस्पेंडेड पुलिस कर्मियों को भी पुलिस हिरासत से फरार होने की बात तब पुष्ट हो चुकी है, क्योंकि अब तक इस मामले में कोई भी आरोपी सीतामढ़ी जेल नहीं भेजा गया है। उसमें उनको टॉर्चर किया गया था और इलाज के दरमियान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में 8 लोगों को ऑलरेडी सस्पेंड किया गया है, उन पे एफआईआर किया गया है। उनको धरपकड़ के लिए भी जिला प्रशासन प्रयास कर रही है और जल्दी हम लोग गिरफ्तारियां भी कर पाएंगे। अभी जितने भी अभियुक्त हैं उनको अभी फरार है, उनको अरेस्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं और सभी से यह निवेदन किया गया है कि वो लोग प्रशासन को हेल्प करें और प्रशासन में विश्वास रखें। आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी का महाराष्ट्र के रायगढ़ में अलीबाग स्थित बंगले को जमींदोज कर दिया गया है। इस आलीशान बंगले को जिला कलेक्ट्रेट की निगरानी में गिराया गया और इस बंगले को गिराने के लिए अधिकारियों ने डायनामाइट स्टिक का इस्तेमाल किया। आपको बताएं कि पिछले 1 महीने से इस बंगले को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बंगला इतना मजबूत है कि अब इसे ढाहने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया। 100 करोड़ रुपए का नीरव मोदी का यह बंगला 33,000 वर्ग फीट में बना था। प्रशासन का कहना है कि यह बंगला अवैध तरीके से बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए एक बार फिर सोनिया गांधी का सहारा लिया गया है। रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने के ऐलान के बाद सोनिया गांधी के राजनीति से रिटायरमेंट की अटकलें खत्म हो गई हैं और साथ ही महागठबंधन में कांग्रेस के लिए मायने भी बदलने वाले हैं। कांग्रेस की शक्ति सोनिया गांधी एक बार मैदान में होगी। उम्मीदवारी रायबरेली से होगी, लेकिन क्षेत्र पूरा देश होगा। कांग्रेस में कद्दावर और यूपीए में सबको स्वीकार की छवि वाली सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के खास मायने भी हैं और मकसद भी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में यूपी की 11 और गुजरात की 4 लोकसभा सीटें शामिल है। रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। साल 2004 से सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव जीत रही है। सोनिया गांधी के रिटायरमेंट की अटकलें खत्म हो गई है। प्रियंका गांधी के रायबरेली संभालने की अटकलें भी खत्म हुई। चलिए अब आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने के कितने मायने और मकसद हैं। कांग्रेस के लिए रायबरेली से जीत सुनिश्चित होगी। महागठबंधन में सोनिया की शख्सियत का कांग्रेस को लाभ मिलेगा।
यूपीए 1 और 2 के सहयोगी दलों में सोनिया गांधी की मजबूत छवि रही है। यूपीए 1 और 2 में सोनिया गांधी की कुशल रणनीति साबित हो चुकी है। कई गठबंधन सहयोगियों का राहुल के बजाय सोनिया से अच्छा तालमेल है। कई दलों के नेता सोनिया के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कुशीनगर से आरपीएन सिंह, कानपुर से श्री प्रकाश जायसवाल, मुरादाबाद से राज बब्बर, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद का नाम है। सूत्रों की माने तो 4 दिन पहले लखनऊ में हुई बैठक में यूपी कांग्रेस ने लगभग 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए थे, लेकिन अभी सिर्फ 11 सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली गई, जो कांग्रेस की बड़ी रणनीति का इशारा भर है। साथ ही महागठबंधन की संभावनाओं को बरकरार रखता है। फिलहाल गेंद अब महागठबंधन के सहयोगियों के पाले में है। रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में जल्द ही महागठबंधन सीटों का ऐलान करेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सीटों का तालमेल हो जाएगा। मदन मोहन झा ने यह भी कहा कि सीट मांगने या फिर इच्छा जताने का सबको हक है और इससे कोई मतभेद नहीं होता। अब 2 हफ्ते का कहाँ सवाल है, अब तो आप पहला ही जो बोल रहे हैं 1 हफ्ता, उसी में हो जाएगा। 1 हफ्ते में नंबर्स आ जाएंगे, सीट आ जाएंगे और उम्मीदवार आ जाएंगे। हाँ, 1 सप्ताह में सारा चीज तय हो जाएगा। अब कोई मतभेद नहीं रह गया है। मतभेद पहले से भी नहीं है। सीट मांगने से या अपना डिमांड करने से वो कोई मतभेद का सिग्नल नहीं है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या फिर केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपना सबसे पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। और आज ही अपने डीटीएच या फिर केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।